नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है 7 की कड़क खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और ये कह सकते हैं कि बस कुछ ही मिनट्स में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने धीरन शाह अनवाती को प्रत्याशी बनाया है और वहीं गोंगपा से देवरान भलावी उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोंगपा प्रत्याशी के मैदान में उतरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें विधायक पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया और बीजेपी में वो शामिल हो गए। लिहाजा अब वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। उधर मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कुल 332 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और बारिश को देखते हुए भी इस पूरी व्यवस्था को बनाकर रखना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अलग से इंतजाम भी किए गए। बारिश के चलते 332 में से 11 बूथ पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर महिलाएं सभी कार्यभार संभालेंगी और अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरह से आज इस पर वोट डाला जाना है, मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और 7 बज चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। अमरवाड़ा के उपचुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरवाड़ा की वो सीट जो कि छिंदवाड़ा लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है अंशिका, और इस वो सीट पर जिस पर कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक कब्जा बनाए रखा और खासकर अगर कहें कि नाथ परिवार की तरफ से कभी कमलनाथ तो कभी नकुलनाथ यहां से देश की पंचायत में भेजे जाते रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू ने इस सीट पर जीत हासिल की और इसके बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए यह अब साख का विषय हो गया है कि अमरवाड़ा का उपचुनाव किसी तरह से जीता जाए। और उससे भी बड़ी बात कि कमलेश शाह के लिए भी आज बड़ा दिन है कि जो जनता है वो उन्हें चुनती है या पार्टी को चुनती है, क्योंकि जब तक वो कांग्रेस में थे उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की यहां से। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें यहां से कैंडिडेट बनाया गया है उपचुनाव के लिए। तो देखना होगा कि आखिर कमलेश शाह की जो पकड़ है वो जनता के बीच कितनी है, क्योंकि आज जनता जो है फैसला करेगी। आज वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो चुका है। 7 बजे से शुरू हो चुका है। 5 बजे तक इसी तरह आज वोटिंग होगी और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो 13 जुलाई को मतगणना होगी और 1,39,000 से ज्यादा वोटर्स जो यहां पर वोट करेंगे। अब देखना यह होगा कि कितना प्रतिशत मतदान अमरवाड़ा उपचुनाव की सीट पर रहता है। और देश की कई सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर वोटिंग हो रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अंशिका राजेश करमेले इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं? वोटिंग की प्रक्रिया के संबंध में क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? मौसम कितना साथ दे रहा है? जी देखिए, मौसम पूरी तरह खुला हुआ है, बहुत अच्छा है ये प्रशासन के लिए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। और इसको लेकर के जो हम देख रहे हैं कि चारों मतलब जो मतदान केंद्र है वहाँ पर पूरी तरीके से मतदान दल है, इसके अलावा सुरक्षाकर्मी मौजूद है। मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में अभी थोड़ा समय है, लोगों का आना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर मतदाताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि राजा कमलेश शाह जो है वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं। लोगों को देखना ये होगा, पार्टी को देखना ये होगा कि वो कितने सफल हो पाते हैं। भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत झोंकी है, इसके अलावा कांग्रेस की भी ये नाक का सवाल हो गया है, क्योंकि नकुलनाथ यहाँ से चुनाव हारे हैं। इसके बाद इस सीट को जीतना बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए। और यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ कैंप किए हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ ताकत लगाई, इसके अलावा नकुलनाथ यहाँ मौजूद रहे। इस जो परिस्थितियां है, ये जो परिस्थितियां है, इसको देखकर साफ नजर आ रहा है कि इस चुनाव को कोई भी जाने देना नहीं चाहता। जी, व्यवस्थाओं की बात करें तो राजेश, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरह से चुनाव आयोग ने बंदोबस्त किए? क्योंकि देश में आज कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से एक अमरवाड़ा की भी ये विधानसभा की सीट है। ये देखिए, यहाँ पे 8 से 10 जो पोलिंग बूथ है वो केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। वहाँ पर सिर्फ महिला कर्मचारी होंगे, महिला सुरक्षाकर्मी होंगे और महिलाएं वोट डालेंगी। इसके अलावा पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बारिश को देखते हुए, चूंकि हो सकता है बीच में बूंदाबांदी हो जाए, प्रशासन को यह अनुमान है, इसको लेकर के वहाँ पर वाटरप्रूफ पंडाल भी लगाए गए हैं।
मतदाताओं को, जो विकलांग मतदाता है जिन्होंने वोट नहीं डाले, निःशक्त मतदाता है जिन्होंने वोट नहीं किया है, उनको लाने ले जाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है कि कमजोर और वृद्ध जनों के लिए व्यवस्था यहाँ की गई है। जी बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अमरवाड़ा का जो रण है, आज वोटिंग होगी और उसके बाद 13 तारीख को मतगणना होगी, तो देखना होगा कि आखिर कौन जीतेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की आज बड़ी बैठक होगी और बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा 2000 से ज्यादा पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन किया जाएगा। वहीं आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क भी दिया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा होनी है। संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा होनी है, जिसमें अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रभारी नितिन नवीन सरीखे नेता शामिल होंगे। और ये कार्य समिति की बैठक निकाय और पंचायत चुनावों के संबंध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये दावा करती है कि वो हर चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ऐसे में पहले विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव और अब निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भी केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी यहां पर संगठन ने लगाई है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि रायपुर में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई और छत्तीसगढ़ में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। यहां स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी और वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा धारक की मृत्यु होने पर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान किया गया है, जिससे कि जमीन का नामांकन और सीमांकन आसान हो जाएगा। वहीं सशस्त्र प्लाटून कमांडर और स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति में स्थानीय युवाओं को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें जो वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा जो दिया जाता है, पट्टा धारक के मृत्यु होने पर उनके वारिसानों का कब्जा है, उनके हस्तांतरण राजस्व वन अभिलेख में करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जियो रिफरेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए साय सरकार ने अहम फैसला लिया है। CSIDC के सारे कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में खत्म हो जाएंगे और जब जेम पोर्टल से सभी खरीदारी होगी, भूपेश बघेल सरकार ने जेम पोर्टल पर रोक लगाई थी और अब वापस से जेम पोर्टल पर खरीदारी के लिए फैसला लिया जाएगा। CSIDC के सारे टेंडर्स हैं, अब जेम पोर्टल से सभी सरकारी खरीदारी होंगी। भूपेश बघेल सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। बड़े और अहम फैसले भ्रष्टाचार पर रोक के लिए लिए गए हैं। और मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेजेस में अब छात्र छात्राएं जीन्स टी शर्ट्स पहनकर नहीं जा सकेंगे। स्टूडेंट्स को अब सिर्फ यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाना होगा। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी सत्र से सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रबंधन को यूनिफॉर्म चयन की जिम्मेदारी भी दी है। सरकारी कॉलेजों में अब ड्रेस कोड का पालन कड़ाई से किया जाएगा। ड्रेस कोड को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज 18 से बात की।
मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अब गणवेश की व्यवस्था होगी, यानी कि हर कॉलेज का अपना एक यूनिफॉर्म होगा। इससे डिसिप्लिन आएगा और जो बाहरी तत्व होते हैं, बाहरी स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनकी पहचान हो सकेगी। इस मंशा के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ शिकायतें आई थी, उसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा या फिर एक डिसिप्लिनरी एक्शन आप इसे मानते हैं? हमेशा से ही महाविद्यालयों में शिकायत आती है कि बाहर के छात्र घुस गए। प्राचार्य को और व्यवस्था के लोगों के लिए कठिनाई होती है कि वो दूर से किसी को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करते करते, विचार विमर्श करते करते, छात्रों में विश्वास पैदा करते करते, अभिभावकों में विश्वास पैदा करते करते हम एक गणवेश हर महाविद्यालय का अपना हो, ताकि उसकी अलग पहचान भी दिखे, अनुशासन भी हो, और विद्यार्थियों में भी कोई कैसे कपड़े पहन के आए, कोई कैसे कपड़े पहने, उसकी बजाय एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे तो उनमें भी समानता की भावना प्रकट होगी। सर, ये सभी के लिए लागू होगा? सारे स्टूडेंट्स, भले ही वो किसी भी जाति धर्म के हों, समाज के हों? देखिए, इसमें जाति धर्म का विषय नहीं है। ये तो जो जिस कॉलेज में जो पढ़ता है वो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगा, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत व्यापक विमर्श के द्वारा ही आगे जाकर के इसको लागू करें, ताकि सब लोगों में एक ड्रेस के प्रति भावना जागृत हो और महाविद्यालय में एक समानता का भाव प्रकट दिखे। इस प्रकार की कोशिश हम करेंगे। सर, किन्हीं परिस्थितियों में कोई विशेष छूट की बात भी है क्या सर इसमें? देखो, मैं समझता हूँ कि जो हम तय करेंगे वो बहुत अच्छा निर्णय होगा, सभी लोगों से विचार विमर्श करके, और सब लोग स्वीकार करेंगे। इसलिए इस विषय का कोई यहाँ महत्व नहीं होगा। ठीक। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक डिसिप्लिन हो, इसलिए ये निर्णय, ये फैसला जो है वो सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और रतलाम जावरा में रेलवे विजिलेंस और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई देखने को मिली, जहां टिकट दलाल विपिन जैन के सोमवारिया स्थित कार्यालय पर दबिश दी गई। टिकटों और पीएनआर की जांच जारी है। मुंबई, गुजरात सहित रतलाम, मंदसौर के अधिकारी मौजूद हैं। पर्सनल आईडी से रेलवे टिकट बनाने की आशंका जताई जा रही है और धारा 143 में मामला दर्ज हो सकता है। खंडवा में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। यात्री प्रतीक्षालय में खून से सनी लाश मिली थी। और बता दें कि दोस्त ही दोस्त का हत्यारा निकला, जिसमें पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नर्मदा नगर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और रंजिशन ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया। मौके से पुलिस ने हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की है। वहीं महिला नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया है। बीनागुंडा के पास ये मुठभेड़ हुई है। जिले में डीआरजी और बीएसएफ द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया गया है, जिसमें छोटे बिटिया थाने के जंगल में आज सुबह मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक महिला नक्सली की शव बरामद हुआ है। एक 303 और एक 315 बोर का एक राइफल भी बरामद हुआ है और भी अन्य सामग्री बरामद हुआ है, जो कि पार्टी वापस आने के बाद विस्तृत जानकारी आपको दे पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मोहन यादव सरकार ने धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को राजधानी भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन शिफ्ट किए जाने का निर्णय लिया और इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सिंहस्थ से पहले ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला माना जा रहा है और उसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक को भी उज्जैन स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग अब उज्जैन स्थित सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के भवन से संचालित किया जाएगा। सरकार के फैसले से कांग्रेस ने
इसे स्वागत किया है। कांग्रेस नेता और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने इस फैसले का स्वागत किया। रवि राय ने कहा, उम्मीद करते हैं कि यहां धार्मिक मुख्यालय में जो अधिकारी बैठेंगे वो ईमानदारी से इस कार्य को निभाएंगे। और धर्मस्व विभाग के उज्जैन शिफ्ट किए जाने पर अब सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अब भोपाल से संचालित नहीं होगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का मुख्यालय भोपाल से उज्जैन शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां से प्रदेश की धार्मिक आयोजन निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने लिखा और लिखा कि पूर्व में सिंहस्थ का जो घोटाला हो चुका है वो कहीं दोबारा ना हो जाए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजनाओं का फायदा सिर्फ अपने क्षेत्रों को देना चाहते हैं और प्रदेश के बाकी हिस्सों के साथ ये भेदभाव है, ऐसा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष ने पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उज्जैन शिफ्ट किए जाने पर धर्मस्व विभाग को खंडवा में पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 5 दिन की रिमांड खत्म होने पर उसे न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के लिए आतंकी फैजान को रवाना कर दिया गया। कोर्ट ने 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में इसे भेजा है। फैजान को एक बार फिर 22 जुलाई को कोर्ट में पेश होना होगा और इसके पहले मध्य प्रदेश एटीएस ने उसका मेडिकल कराया खंडवा में और इस दौरान मीडिया कर्मचारियों को फैजान ने विक्ट्री साइन दिखाया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसे अब जेल भेज दिया गया है। और ये विक्ट्री उसकी उस मनोदशा को दर्शाती है जिसमें उसने ये तय किया था कि फेमस होना है, लोगों की चर्चा में आना है, चाहे ये कायरतापूर्ण कृत्य करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर ही क्यों ना ये हासिल हो। और ये टंटिया भील जेल में अब भेज दिया गया है। और रायपुर में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। एनएसयूआई के 2 और नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। निजी स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। 6 जून को निजी स्कूल के खिलाफ किया था प्रदर्शन। स्कूल प्रबंधन ने मामला दर्ज कराया था। विकास तिवारी और अंतर्गत केबीएस स्कूल के संचालकों के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके स्कूल में अपनी कुछ बातें को लेकर विकास तिवारी, कुणाल दुबे, हेमंत पाल और अन्य लोगों के द्वारा जबरदस्ती स्कूल के अंदर प्रवेश किया गया और वहां पर गाली गलौज की गई। इसमें 452, 294 और 334 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज विकास तिवारी, कुणाल दुबे और हेमंत पाल को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर दिया गया। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। नकली होलोग्राम मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स के स्टेट हेड गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स के स्टेट हेड गिरफ्तार किए गए। दिलीप पांडे को एसीबी ने गिरफ्तार किया और नकली होलोग्राम से संबंधित दस्तावेज इनके पास से मिले हैं और अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। ये नकली होलोग्राम वाला मामला ये वही मामला है जिसके तार नोएडा से जुड़े हुए हैं, जिस मामले में लेबर के पिता के खेत से भी बरामदगी हुई थी और उसी से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है और इससे जुड़े हुए दस्तावेज दिलीप पांडे के पास से बरामद हुए हैं। और बढ़ते आगे विदिशा से खबर, जहां एक लाश मिलने से सनसनी मच गई। दरअसल सड़क किनारे शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। मृतक की उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है। विदिशा में ये लाश मिली है और खेत में पड़ी हुई। 45 साल मृतक की उम्र लगभग बताई जा रही है।
खबर कटनी से है, जहां माधव नगर थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी को ग्रामीणों ने जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया और इस दौरान आरोपी को ग्रामीणों ने थप्पड़ भी मारे। थाना प्रभारी ने बताया कि 3 जुलाई को बछिया बांधने का आरोप लगाते हुए गांव के ही एक शख्स नाबालिग लड़की के पिता से विवाद कर रहा था और इस दौरान उसने लाठी से उसके सिर पर हमला कर दिया था और 6 जुलाई को पीड़ित पक्ष की एक नाबालिग लड़की अपने परिजनों के साथ माधवनगर थाने पहुंची। मारपीट करने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस के द्वारा उसका बयान लिया गया, जांच शुरू की गई। पीड़ित पक्ष और नाबालिग लड़की 8 जुलाई को पुलिस अधीक्षक से मिलकर के शिकायत करने पहुंचे थे। माधवनगर थाना अंतर्गत चौकी निवार है, वहाँ के एक ग्राम में की एक घटना थी जिसमें कल जो है नवीन धाराओं के तहत बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। बच्ची नाबालिग थी और कल पुलिस गई थी लेकिन आरोपी नहीं मिला था। आज आरोपी मिला है और इस संबंध में जो उसकी गिरफ्तारी भी की गई है वैधानिक रूप से। ऐसा पता चला है कि कुछ ग्रामीणों ने जो है अचानक आके जूते की माला पहनाए हैं। इस संबंध में भी जाँच कर रहे हैं हम लोग और यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है और कोई तथ्य आते हैं तो वैधानिक। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का टॉयलेट साफ करने का वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इसे शेयर किया। देवताला विधानसभा के सीतापुर ग्राम पंचायत में वे दौरा करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान वे एक शौचालय की सफाई करने लगे। वे गांव के लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का आग्रह करते नजर आए। कुछ ऐसे स्वास्थ्य विभाग वाले के पास है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।